हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैक जीएस क्लासेस। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। मनुष्य इस प्रकृति में निवास करता है जब से वो अस्तित्व में आया है, और इस प्रकृति में रहने के लिए वह संघर्ष भी करता है। और इस संघर्ष में वह विभिन्न माध्यमों, विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है जो प्रकृति में ही उपलब्ध हैं। भिन्न भिन्न समय में मनुष्य ने भिन्न भिन्न चीज़ों का प्रयोग किया है। धीरे धीरे उसने संवाद स्थापित किया, लेखन कला का विकास किया, बोलना सीखा। फिर अभिलेख उसके जो थे, उसने जो साक्ष्य, इन्हीं लिखित साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक उत्खनन में प्राप्त चीज़ों के आधार पर हम जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, उसको 3 कालखंडों में बांटते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे नंबर पे आता है ऐतिहासिक काल। जब हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था। इस काल के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल में जो मनुष्य ने जो चीज़ें उपयोग में लाई थी, जो पाषाण से औजार हथियार बनाए थे अपने संघर्ष के दिनों में या अपने संघर्ष के लिए, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम इस प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पाषाण काल जो है इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के। आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने लेखन कला का विकास कर लिया। वह लिखना और पढ़ना जानता था, लेकिन उसके द्वारा उस समय में लिखे गए जो अभिलेख थे, जो भी साक्ष्य हैं, उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल के बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और इन्हें पढ़ा भी जा चुका है। वैदिक काल और उसके बाद का जो समय है, जो बाद का काल है, वो सब इस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके सबके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और इन्हें पढ़ा जा सका है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 काल हैं। प्राचीन इतिहास को हम इन 3 कालखंडों में बांटते हैं। बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि कैसे प्रागैतिहासिक काल में मानव ने क्या क्या किया, क्या स्थितियां रही मानव के लिए, उस सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं तो इसको हम मुख्य रूप से पाषाण युग के बारे में, पाषाण युग के नाम से जानते हैं। इसको मुख्य रूप से हम पाषाण युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस काल में मानव ने पाषाण का ही उपयोग किया। पाषाण से अपने लिए औजार बनाए, हथियार बनाए। तो उस पाषाण के आधार पर ही हम इस प्रागैतिहासिक काल को निम्नलिखित कालखंडों में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के कालखंड के बारे में बात करें तो 5 लाख BC से 10,000 BC के मध्य ही है। मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 4,000 BC के बीच में है, और नवपाषाण काल 4,000 BC से 1,000 BC के समय में था। अब हम बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल, जैसे कि हमने पूरा पाषाण काल के बारे में देखा, तो पूरा पाषाण काल के बारे में हम जानते हैं। पूरा पाषाण काल में मनुष्य पाषाण के विभिन्न हथियारों का प्रयोग करता था, विभिन्न औजारों का प्रयोग करता था। तो पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख BC से 1 लाख BC के मध्य था। ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख BC से 40,000 BC के मध्य था। उच्च पाषाण काल के बारे में बात करें तो 40,000 BC से 10,000 के BC के बीच में ये था। इस कालखंड को इस तरह से हम बांट सकते हैं 3 भाग में। ठीक है। अब हम निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, कैसी स्थितियां थी। अगर हम इसके फैलाव के बारे में बात करें, विस्तार के बारे में बात करें, तो जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वहाँ जो सोहन घाटी है, वहाँ से फिर ये नर्मदा घाटी, जो राजस्थान का क्षेत्र है, फिसोन घाटी, बेलन घाटी, तमिलनाडु का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, असम का जो क्षेत्र है, यहाँ तक ये विस्तृत था। निम्न पूरा पाषाण काल में यहाँ तक मानव का क्षेत्र विस्तृत था। जो मुख्य पत्थर था वो था क्वार्टजाइट, और जो मुख्य हथियार थे वो था गंडासा,
खंडक और विदरणी। 1863 में पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रूस नामक पुरातत्व शास्त्री ने हस्तकुठार, खुरचनी और क्रोट फलक नाम के उपकरण हथियार खोजे। अगर हम इनके स्थलों के बारे में बात करें तो जो महाराष्ट्र का निवासा है, भीमबेटका है, होशंगाबाद है मध्य प्रदेश का, चौतरा है सोहन घाटी क्षेत्र में, जो थार का मरुस्थल है, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, ये सब निम्न पुरापाषाण काल के क्षेत्र रहे हैं। इसमें जो हथियार प्रयोग हुए हैं, ये जो खंडक, गंडासा, विदरणी, ये सब जो हथियार प्रयोग हुए हैं, इन हथियार के प्रयोग होने के कारण ही हम इसे चॉपर चॉपिंग कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम चॉपर चॉपिंग कल्चर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य पुरापाषाण युग के बारे में। जब हम मध्य पुरापाषाण युग के बारे में बात करते हैं तब हम इसके फैलाव के बारे में जानते हैं। तो ये मुख्य रूप से पूरे भारत में तो था, लेकिन जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रूप से संकेंद्रित था। अगर हम इसके स्थलों के बारे में बात करें तो नर्मदा घाटी का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में कुरनूल का क्षेत्र, राजस्थान का डिंडवाना वाला क्षेत्र, बेलन घाटी में नौनकला का जो क्षेत्र है, सोन घाटी में जो खुर्द का क्षेत्र है, वहाँ तक इसका फैलाव था। मुख्य रूप से जैस्पर, चर्ट, चालसेडनी ऐसे पत्थर मिलते हैं इस काल के। जो हथियार थे वो मुख्य रूप से खुरचनी था, फलक, वेधनी, बेधक आदि ये पाषाण के उपकरण थे इस काल में जो प्राप्त होते हैं उत्खनन से। अब हम बात पुरापाषाण काल की। उच्च पुरापाषाण काल ही वह काल था जब आधुनिक मानव का अर्थात होमोसेपियंस का आविर्भाव हुआ। इस काल में प्रस्तर फलकों का निर्माण हुआ, इस कारण से इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है इस काल को। प्रस्तर फलक से तात्पर्य पत्थर के ही औजारों का एक विकसित स्वरूप है। पटने से हमें शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रकारियाँ प्राप्त हुई हैं। खंदक और विदरणी की इस काल में जो पत्थर के औजार थे उसकी प्रधानता दिखती है। वहीं हमें बेलन घाटी से हमें जो हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में एक ओवरऑल जानकारी है जिसमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के बारे में एक आपको अच्छे से जानकारी मिलती है। मध्य पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। मध्य पाषाण काल के समय काल के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि जो 10,000 BC से 4,000 BC के बीच का जो समय है वो मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। उस कालखंड को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल में मनुष्य शिकारी था, संग्राहक था, साथ ही साथ वो पशुपालक भी बन गया था। मध्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी अग्नि की खोज। यही वो घटना थी जो प्रकृति पर मनुष्य की पहली चोट थी। अब मनुष्य मांस को जो शिकार से वो मांस प्राप्त करता था उसको कच्चा नहीं खाता था, अब उसे पका कर खाता था। इस युग में छोटे छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग होता था, इसलिए इसे माइक्रोलिथ एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इन बातों को ध्यान में रखें तो ये जो पुरापाषाण काल है और नवपाषाण काल है उसके बीच का समय है, ये ट्रांजिशन पीरियड है, ये एक संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि हम जो पुरापाषाण काल है उसमें हम देखते हैं कि उसको प्रस्तर फलक संस्कृति भी कहते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा, इसलिए ये उसका आगे का समय है, इसलिए इसे परवर्ती प्रस्तर युग भी कहते हैं, इसे परवर्ती प्रस्तर युग भी बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य ने प्रारंभिक तौर पे धीरे धीरे थोड़ा बहुत कृषि करना और स्थायी रूप से निवास करना शुरू कर दिया था, ये उसका प्रारंभिक दौर था। एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, मानव कंकालों को अब विधिवत रूप से दफनाने का प्रक्रिया शुरू हो चुका था। अगर हम औजारों की बात करें इस युग में तो जो वेदनी थी, अर्धचंद्राकार फलक था, एक धार फलक था, ये सब महत्वपूर्ण औजार थे। ठीक है, अब हम इस कालखंड के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। जो प्रमुख क्षेत्र थे वो था आदमगढ़ और बागौर, यहीं से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले। ठीक है, हमें भीमबेटका से 500 से भी अधिक 500 से भी अधिक चित्रित स्थलाश्रय मिले हमें, कहाँ से? भीमबेटका से। इसके अलावा हमें राजस्थान के नागौर से जो है माइक्रोलिथ के छोटे छोटे जो पत्थर के औजार होते हैं उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गुजरात के लगनस से हमें गुफा निवास और शमशान कब्रिस्तान के
साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये मध्य पाषाण काल था। अब हम नवपाषाण काल के बारे में बात करते हैं। नवपाषाण काल, जब इस नवपाषाण काल के कालखंड के बारे में बात करें तो जो 4000 बीसी से 1000 बीसी का जो समय था वो नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें अब मनुष्य स्थायी रूप से कृषि करना, पशुपालन करना स्थायी रूप से शुरू कर चुका था। अब वह स्थायी रूप से निवास करना शुरू कर दिया था। जब मनुष्य ने स्थायी रूप से निवास करना शुरू किया तो ऐसे थोड़े थोड़े मनुष्यों का समूह स्थायी रूप से निवास करने लगा। ऐसे ये जो समूह था वो बस्तियों में परिवर्तित होने लगा। ऐसी हमें बस्ती, नवपाषाणकालीन बस्ती हमें मेहरगढ़ से मिली। काफ़ी प्राचीन बस्ती है नवपाषाण काल की मेहरगढ़। यहाँ से हमें ईंट के मकान, हमें जल निकासी के साक्ष्य, हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं जिसमें गेहूँ जौ वगैरह के साक्ष्य मिले हैं। वहीं हम बुर्ज होम के बारे में बात करते हैं, कश्मीर के बारे में बात करते हैं, यहाँ हमें युग्म सावधान, पशु सावधान प्राप्त हुआ है। इसी तरह से कर्नाटक का ब्रह्मगिरी है, पिकली हिल है, ये नवपाषाणकालीन बस्तियाँ हैं। आंध्र प्रदेश का नागार्जुनी कोंडा है, उतनूर है, और बिहार का चिरांग है। यहाँ से हमें नवपाषाणकालीन बस्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ते हैं कि जो नवपाषाणकालीन मानव था उसी को ही सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय जाता है। ठीक है, वो इस काल का जो मानव था वो पॉलिशदार प्रस्तर जो हथियार थे उनका वो प्रयोग करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल के बारे में जानकारी ली, पूरे पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करी। ये प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण भाग थे जिनको हमने पढ़ा। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, आपको जानकारी प्राप्त हुई हो। थैंक यू।